नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डोमेन केमिस्ट्री के सिलेबस को देखने वाले हैं। डोमेन केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले 50 प्रश्नों का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस आपके किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न देखे जा रहे हैं, 2022 से 2023 में प्रश्नों के लेवल में कितने कैसा डिफरेंसेस आए हैं, जो अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं उनकी संख्याएं क्या रही है, कंप्लीट डेटा भी आपको दूंगा, कंप्लीट एनालिसिस भी दूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि केमिस्ट्री में है, कहने को ही सबको पता होगा कि क्लास 12th का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, कटा हुआ नहीं, जो कंप्लीट सिलेबस है, जो अब काट पीट के सिलेबस दिया जा रहा है वो सिलेबस नहीं, जो कंप्लीट सिलेबस है वही बेसिकली डोमेन केमिस्ट्री में सीयूटी में वही सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्लास 12th का सिलेबस इंडिपेंडेंट है या वो 11th के सिलेबस पर डिपेंड करता है। खासकर केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा क्लास 11th पे डिपेंड करता है। तो प्रश्न ये आता है कि क्या हम क्लास 11th के सिलेबस को भी हमको पूरा पढ़ना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको क्लास 11th के सिलेबस को पढ़ना होगा, लेकिन बहुत स्मार्टली, जितना हमारे काम की चीजें होंगी और इस तरीके से, ताकि हमको वो बर्डन भी ना लगे और उसको हम बहुत अच्छे से अपने क्लास 12th के सिलेबस में अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। आज के इस वीडियो का मेन पर्पस मेरा सिलेबस बताने का यही होगा, किस चैप्टर में क्लास 11 के किन कॉन्सेप्ट्स का यूज पड़ेगा। बाकी मैं चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू दूंगा, उसके डिटेलिंग करना का कोई सेंस नहीं बनेगा कि मैं उसके सब टॉपिक्स आपको बताऊं, नहीं तो 16 चैप्टर्स हैं, 3 घंटे लग जाएंगे आपको, मैं सब टॉपिक्स की डिटेलिंग करता रहूंगा, जिसका कोई अभी भी मतलब नहीं है। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम चैप्टर्स के सब टॉपिक्स की डिटेलिंग भी वहां पर देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में आपको मैं 2022-2023 के कई सारे पेपर्स की एनालिसिस दे दूंगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे, जिस डेटा का बहुत मतलब नहीं आपके लिए। 2024 में क्या होगा, वो इन डेटा के बेसिस पे पेपर नहीं बनते हैं। 2023 में आपके केमिस्ट्री के 35 पेपर हुए हैं, और अगर मैं 16 चैप्टर्स को टॉपिक्स में बांटने जाऊंगा, बहुत हार्डली 100-110 टॉपिक्स में डिवाइड हो जाएंगे। आपको लगता है अगर किसी सब्जेक्ट के 35 पेपर एक साल में बनेंगे तो कोई टॉपिक, वो 100-110 टॉपिक हैं टोटल, क्या कोई टॉपिक आपका छूटेगा? एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और हमारे लिए सेफर जोन यही है, हमको सारे टॉपिक सब कुछ पढ़ के जाना है, ताकि वहां पर 50 में 40 करना होगा, 10 छोड़ने का फ्रीडम हमारे पास होगा। तो हमारे जो वहां पे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, जो क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, उनको हम लोग छोड़ सकेंगे और हम लोग मैक्सिमम यहां पर अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। शुरुआत करता हूं मैं पेपर पैटर्न से। यहां पर आपके बेसिक सब जानते होंगे, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 करना होता है। 5 अगर सही कर देंगे तो 5 नंबर, गलत कर देंगे तो -1, 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। 1 घंटे का समय आपको यहां पर मिलेगा। क्वेश्चन आता है कितना स्कोर कर लेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। अभी आप तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी आप ये प्रश्न अगर पूछते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अभी आपका टारगेट बस इतना है कि मैक्सिमम अपनी तैयारी को, मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना है। अब यहां पर सिलेबस को भी कैसे कवर करना, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। 2022 से 2023 में जो लेवल में चेंजेस आए हैं, उसके लिए अपने आप को कैसे 2024 के लिए तैयार करना, इन बातों भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस आपका 3 पार्ट में होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टोटल यहां पर 5 चैप्टर्स, यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री, टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपके आने को तो ये पहले 4 चैप्टर्स में से सब में से न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहां पर देखे जाते हैं। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। अब यहां पर देखिए, इन 5 चैप्टर्स के लिए 11th के किन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अभी मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा जब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी एनालिसिस दे देता हूं। 2023 और 2022 के एनालिसिस देख लीजिए। यहां पर 2023 में सबसे पहले देखिए किस तरीके के वेटेज रहे हैं। ये जो नंबर्स भरे गए हैं, ये डेटा आप छोड़ दीजिए, आपको देखने का मन होगा पीडीएफ में देखिएगा आराम से। मैं यहां पर आपके लिए एवरेज लिख के लाया हूं। एवरेज देखिए कितने आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में 2 से 3 प्रश्न, सॉल्यूशन में 2 से 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 से 4, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा। केमिकल काइनेटिक्स यहां पर 3 क्वेश्चंस और 4 से 5 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा वेटेज सरफेस केमिस्ट्री का दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि 2024 में भी सरफेस केमिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अपने मन में कोई भी मिथ मत पाल लीजिएगा। मैं एक चीज बताऊं, 2022 में यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 2022 का बच्चों ने पेपर देखा, 23 की जो तैयारी कर रहे थे, पेपर आसान दिखा, मन में बैठा लिए कि आसान आसान प्रश्नों को ही प्रैक्टिस करना है। साल भर उनको समझाते रहे कि भैया अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो, थोड़े से अगर अच्छे प्रश्न आ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं माने,
और 2023 में यही हुआ। पेपर टफ नहीं था, पेपर सब इजी टू मॉडरेट थे, बस क्या किया, ऑप्शंस को बड़े क्लोज कर दिया। और केमिस्ट्री में अगर ऑप्शंस क्लोज किए जाते हैं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है और फिर क्वेश्चंस गलत होना शुरू हो जाते हैं, और यही हुआ 2023 में। तो इसीलिए अपने मन में ये सब कोई भी विचार नहीं पालना है। हाँ, जहां पर ट्रिकी चीजें हैं उनकी प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करेंगे, डेली बेसिस पे, हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, तो हमसे गड़बड़ी होगी ही नहीं। अब यहां पर देखिए, हम लोग एक बात देखें यहां पर, तो 15 से 16 क्वेश्चंस का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? फिजिकल केमिस्ट्री में 15 से 16 क्वेश्चंस का वेटेज देखने को मिल रहा है, लगभग 1/3 का वेटेज है यहां पर। तो आप कुछ भी किसी भी चैप्टर के किसी भी पोर्शन को यहां पर स्किप नहीं कर सकते, बहुत क्लियर बोलूंगा मैं। अब यहां पर ये 2022 के एनालिसिस है, इसमें आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि 2022 और 23 में आपको वेरिएशंस दिखेंगे। सॉल्यूशन का वेटेज ज्यादा था, इस बार सॉल्यूशन का वेटेज को कम कर दिया। तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है कि इस बार ऐसा ही होगा, ऐसा कोई आपको बता नहीं सकता है। अब यहां पर देखिए हम लोग चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर है। इस चैप्टर के साथ बढ़िया बात यह है, चैप्टर बहुत अच्छा है। अगर हम कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो चैप्टर अच्छा खासा टफ भी पड़ेगा। अगर आप इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं तो, आसान तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन आपके पेपर में पूछने का तरीका बड़ा इसका इजी होता है, क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्लास 11 के किसी भी टॉपिक को पढ़े होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे इसको पढ़ सकते हो। मैटर की 3 स्टेट हमेशा बचपन से पढ़ते होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड लिक्विड आपके क्लास 12th में है, गैस आपके क्लास 11th में है, गैसियस स्टेट के नाम से, और जिसको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको यहां पर। इसमें आप सॉलिड से रिलेटेड सब कुछ, सॉलिड का क्लासिफिकेशन, एमार्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज, आपको सब कुछ देखना होता है। सब कुछ आप डिटेल में यहां पर देखते हैं, और जिसमें ये आपके ये जो परफेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं डिफेक्ट सॉलिड में, यहां से प्रश्न आपके लगातार पूछे जाते हैं। फिर यहां पर आपके पैकिंग इफिशियंसी, यहां पर आपके क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चंस आपके लगातार देखे जाते हैं। तो इस तरीके से आसान चैप्टर होता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हार्डली 3-3.5 घंटे का चैप्टर होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तब। दूसरा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपका क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट तैयार हो, क्योंकि अगर वो नहीं तैयार होगा तो ये चैप्टर आप पढ़ भी नहीं पाओगे। इसमें क्वेश्चन कहां से आएंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अड़सों के गुणधर्म से न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चंस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली मोल से रिलेटेड चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, और जो कंसंट्रेशन टर्म्स अक्सर आप सुनते होंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी, ये सब चीजें, तो वो सब चीजें यहां पर यूज आपके हमेशा होती हैं। ये चैप्टर बेसिकली एक चैप्टर नहीं, ये 3 चैप्टर में डिवाइडेड होता है, जिसमें आप अपने घर में शरबत पीते होगे, पानी में चीनी डाल के आपका शरबत बन जाता होगा, उसमें आपका पानी क्या है? सॉल्वेंट है, चीनी आप डाल रहे हो क्या है? सोल्यूट है, और जो आपका शरबत बन गया वो क्या है? सोल्यूशन है, विलेन है। तो इसी जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इसी को वेरिएशन करते करते आप टोटल 9 प्रकार के सोल्यूशन बना सकते हैं। 9 प्रकार के कैसे? अब आपका सोल्यूट जो है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, आपका सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या किया? सॉल्वेंट लिक्विड फिक्स कर दिया है कि सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा। आप सोल्यूट चेंज कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इस तरीके से आपके 3 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड हो जाता है, और इन्हीं 3 पार्ट में एक मेजर चीजें आती हैं। जैसे अगर हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे तो वहां पर आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, उसकी प्रॉपर्टीज, राउल्ट्स लॉ, इनसे रिलेटेड बातचीत कर लेता है। लिक्विड इन लिक्विड में अगर आप चले जाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड में चले जाएंगे तो वहां पर बेसिकली आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेता है। गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ से बात कर लेता है। यही आपके मेजर टॉपिक्स यहां पर होते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। न्यूमेरिकल्स भी इससे आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। ये चैप्टर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है ये सेल का पोर्शन होता है, एक पार्ट इसका कंडक्टेंस का पोर्शन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चालक तो बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्लास 11th का रिडॉक्स, ये आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तैयार ही नहीं, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। रिडॉक्स में ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ते हैं, और यहीं पर हम लोग जो है ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशंस ही आपको यूज करने होते हैं बहुत अच्छे से। और आपके क्वेश्चंस तब तक नहीं हो सकते जब तक रिडॉक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर ना हो। तो इसलिए रिडॉक्स चैप्टर पहले ही पढ़ाया जाएगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाए जाने से पहले।
ठीक है। तो मैंने जैसे कहा दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें दो सेल्स पढ़नी होंगे, गैल्वेनिक एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, जिसको हम लोग विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को गैल्वेनिक ही बोलते हैं। और दूसरा आपका कंडक्टेंस वाला पोर्शन होता है। कंडक्टेंस में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आप देखोगे आपको स्टेटमेंट वाले बड़े प्रश्न मिलते हैं, या यूनिट के उसके रिलेटेड प्रश्न जो है वो बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों की तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब चैप्टर्स का हम यहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे। अब यहां पर अगला है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस के रेट, मतलब आपकी अभिक्रिया की दर क्या है। जैसे बेसिकली यहां पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, हम लोग ये देखते हैं रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, उसकी गति से रिलेटेड हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे होते हैं। वही यहां पर रेट, अब रेट रिएक्शन की रेट की बात करेंगे तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे उनकी चर्चा होंगे। फिर इसी में आता है कि रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, वहीं से आर्हीनियस इक्वेशन निकल के आती है, फिर उन सब चीजों की बातचीत होती है। कोई चैप्टर क्लास 11th का पहले से पढ़ा होना जरूरी नहीं है, यहां पर हम लोग डायरेक्टली यहीं पर सारी चीजों को सीख सकते हैं। हाँ, इसमें पढ़ी हुई चीजों को हम लोग आगे के चैप्टर्स में यूज जरूर करते हैं, लेकिन क्लास 11 के किसी चैप्टर को यहां पर यूज नहीं करेंगे। दो चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करना होता है, एक मोल कॉन्सेप्ट, एक रिडॉक्स। मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स दो चैप्टर अगर आपके अच्छे से तैयार है क्लास 11th के, तो कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। एक बात समझिएगा, इसका यह मतलब नहीं कि क्लास 11 का रिडॉक्स पढ़ना है तो पूरा चैप्टर ही पढ़ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिडॉक्स की वो चीजें पढ़नी है जो कि हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करना है, और उनका एप्लीकेशन नहीं सीखना है। उनका एप्लीकेशन करके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं करने हैं हमको। हमको ये नहीं है कि हमको बेसिकली हम चलें उसके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपके रिडॉक्स में रिएक्शन बैलेंस आता है, रिएक्शन बैलेंस करना थोड़ा सीखना हमको बस केवल वहां पर उसके अगर बेसिक्स हमको पता चल गए तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान हो जाएगा। बस इतना ही हमसे मतलब है। अब जैसे आप रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर का खेल होगा, तो सीख लेंगे तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे आपका जो लास्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, आसान है, बड़ा चैप्टर है। 3 पार्ट में ये भी चैप्टर आपका, एक एडजॉर्प्शन, एक कैटालिसिस, और तीसरा आपका यहां पर आता है कोलाइड्स। यही 3 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करता है। बेसिकली कैटालिसिस वाला पोर्शन तो आपके केमिकल काइनेटिक्स में ही कवर हो चुका होता है, ये अपन टीचर्स का अपने अपने पढ़ाने का ढंग होता है। तो ये 3 पार्ट में पोर्शन होता है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उससे दाएं बाएं नहीं पूछता। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। अगर आपको मैं 150-200 क्वेश्चंस करवा दूंगा तो उससे बाहर एक भी प्रश्न यहां पर नहीं देखने को मिलने वाला है। अब चलिए यहां पर हमारा अगला पोर्शन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहने के लिए 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स कहने को हैं, लेकिन यहां पर 2 चैप्टर्स का ही अच्छा खासा वेटेज होता है, एक पी ब्लॉक का और एक कोऑर्डिनेशन का। बाकी कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो डीएफ ब्लॉक तो ऑलमोस्ट आपका पढ़ा होता है, ऑलमोस्ट चीजें। अब यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या हम इन्हीं 4 चैप्टर्स को पढ़ना है बस? आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही नहीं कर सकते अगर आपको 2 चैप्टर्स नहीं क्लियर हैं। 3 चैप्टर्स में बेसिकली बोलूंगा। पहला आपके क्लास 11th में आता है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से चैप्टर, सेकंड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा नहीं पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में जो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, ये सब रिलेटेड जो बातचीत होती है ना, सिर्फ उनको सीखना है। आप अगर उनको सीख रहे होंगे तो आपके लिए पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हर जगह हर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ेगी। और आपको अगर पता ही नहीं होगा, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ना कोऑर्डिनेशन में होने वाला होगा, ना डीएफ में, ना पी ब्लॉक में, हर जगह फंसे रहोगे आप। तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो लास्ट वाला पोर्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर। अगर ये चीजें आप सीख जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा यहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अरे आपके पीडीएफ ब्लॉक में है ही क्या? पीडीएफ ब्लॉक में है क्या? पीडीएफ ब्लॉक में बेसिकली ये कहेगा कि ग्रुप 15 से 18 तक पढ़ना है। अब ग्रुप 15 में आपके कहेगा एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इन सब चीजों के लिए आपको ये सब कहां पे आते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। सारा बेसिक्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बिना पढ़े अगर आप चले गए तो झेल जाओगे आप। ऐसे ही तीसरा यहां पर कौन इंपॉर्टेंट है? केमिकल बॉन्डिंग। अब आप सोचोगे सर केमिकल बॉन्डिंग तो सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 11 का, सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमको पूरा केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग की कुछ चीजें, सबसे पहले आप सोचो, आप पी ब्लॉक ग्रुप 15 पढ़ने जाओगे, ग्रुप 15 में शुरुआत करते वो स्ट्रक्चर शुरुआत करेगा, आया अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर।
ये सब कहां सिखाया जाता है? ये सारे स्ट्रक्चर तो क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में है। तो बेसिकली हमको वहां पे यही सीखना, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करना शुरू कर देगा। अब आप संकरण कैसे बता पाओगे, किसी भी स्ट्रक्चर का कैसे बता सकते हो अगर आप क्लास 11th में आपने पढ़ा ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन? तो ये सब चीजें हैं 11th में, लेकिन यूज 12th में होती हैं। तो बेसिकली आपको वहां पर स्ट्रक्चर, उसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें आप जान जाओ। थोड़ा सा वहां पर आपको ये सब बॉन्ड से रिलेटेड, कोवेलेंट, आयनिक बॉन्ड, उन सब से रिलेटेड आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज की यहां पर जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं सब चीजों का हम लोग यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये दो चीजें क्लियर हो गई तो आप ये मान के चल लो कि आपका यहां पर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 लेक्चर्स लेता हूं। वो 15 लेक्चर्स बेसिकली इन्हीं 3 चैप्टर्स को कवर कर रहे होते हैं, और उन्हीं 15 लेक्चर्स में से आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कम से कम 5 से 7 प्रश्न वहीं से ही बनते हैं। कहने को पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक के होंगे, लेकिन वो बेसिकली कवर होते हैं आपके बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शंस में। आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, वहीं पर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ये सब चीजें पढ़ चुके होगे, जो कि आपके डीएफ ब्लॉक का होगा। तो इस तरीके से चीजें कवर की जाती हैं, जो कि अलग अलग टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है। जैसा भी आप पढ़ो, लेकिन जरूरी है, नहीं जानते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप चैप्टर्स में रट्टा मारते रहोगे, क्वेश्चन अच्छा बन के आएगा, आपसे होगा नहीं। अब यहां पर यही है, पीडीएफ ब्लॉक है, लेकिन पी ब्लॉक जो होता है वो आपका यहां पर जो क्लास 12 का सिलेबस वो 15 से 18 तक का ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक नया चैप्टर आपको मिलेगा और नई चीजें होंगी। बस इसमें आपको यूज क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीजें यहां पर यूज होती हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे। बाकी आपका टोटली नया चैप्टर होगा, नए तरीके के कंपाउंड्स, आपको नए तरीके के बॉन्डिंग, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नए टाइप का बॉन्ड यहां पर दिख रहा होगा, नए तरीके के कंपाउंड्स दिख रहे होंगे। अपने आप में बहुत ही बढ़िया और बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिलहाल 2023 में इससे क्वेश्चंस कम देखे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए। इसका ये मतलब नहीं कि 2024 में भी कम आएगा, ये मत सोचिएगा। और ये लास्ट आपका मेटलर्जी बड़ा छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, इसके लिए भी कोई 11th का चैप्टर की जरूरत नहीं, बस यही 3 चैप्टर्स आपको 11th के लिए जरूरी होंगे। अब यहां पर कुछ एनालिसिस देख लीजिए आप। ये 2023 की आपकी एनालिसिस है। ये डेटा मत देखिए, सीधे एवरेज देखिए। यहां पर मैंने पहले कहा मेटलर्जी छोटा चैप्टर, इसलिए बहुत वेटेज भी नहीं, 1 से 2 प्रश्न यहां पर मैक्स टू मैक्स देखे जाएंगे। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है ये। डीएफ ब्लॉक जो है वो 4 क्वेश्चंस का वेटेज रख रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस बार 2 से 3 हो गया। बेसिकली यहां पर 5 से 6 क्वेश्चंस का वेटेज 2022 में देखा गया था, लेकिन 2023 में इसका वेटेज कम कर दिया गया है। अब 2024 में भी ऐसा रहेगा, ऐसा सोचिएगा मत। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 13 से 14 प्रश्न आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर। ये 2022 के एनालिसिस भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए, अब यहां पर मैं 1 बाय 1 चैप्टर की बात करूं। मेटलर्जी में कुछ खास है नहीं यहां पर ओर और उसी के कंसंट्रेशन से रिलेटेड और उसी के रिफाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बड़े आसान होते हैं यहां पर। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 से 18 आएगा। यहां पर बेसिकली एक चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो ग्रुप 15 से 18 में क्या होता है, आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे मान लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी आ गई, या वहां पर कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। अब वो जितने भी जाए, वो हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हम लोग पहले ही बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर कर चुके होते हैं। यहां पर आपको बेसिकली कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं। कंपाउंड्स आपके जितने एनसीईआरटी में दिए गए हर ग्रुप के, जैसे अगर ग्रुप 15 की बात करो तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड्स जो होते हैं वो आते हैं। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस के वो कंपाउंड्स जो एनसीईआरटी में दिए गए बस वही पढ़ना है, नहीं तो ऐसे आप दूसरी बुक से पढ़ने जाओगे तो इतने सारे कंपाउंड्स होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। और फिर उनके बनाने की, कैसे वो बनाए जाते हैं वो कंपाउंड्स, और उनकी रिएक्शंस, इतना ही देखना होता है और कुछ खास नहीं होता यहां पर। और कहीं कहीं पर उनके यूजेज, जैसे ग्रुप नंबर 18 की बात करो जिसमें नोवल गैस होते हैं, वहां पर आपके जो होते हैं यूजेस के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली यहां पर स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 आपके पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर बहुत बड़ा है ये, इसमें समय लगता है, तो इस सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। डीएफ ब्लॉक की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक में भी बस यही चीजें हैं। अगर आप ढंग से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कवर किए हो तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है डीएफ ब्लॉक में अलग से पढ़ने की। मैं आपको सीधा से बताता हूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप हर एक प्रॉपर्टी को चर्चा कर चुके होंगे। डीएफ ब्लॉक में के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पड़ जाती है, वो है KMnO4 K2Cr2O7। 2 कंपाउंड्स हैं आपके लिए, और ये कंपाउंड्स आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब यूज करते हो। यही 2 कंपाउंड्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं यहां पर। ठीक है, एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 K2Cr2O7।
अब यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने पहले कहा एकदम नए टाइप का कंपाउंड है, तो पहले इसको पहचानना सीखेंगे, इसका नाम लिखना सीखेंगे, फिर हम देखेंगे इसके अंदर की बॉन्डिंग कैसी है, इसका आइसोमेरिज्म, बस इतना ही देखना है। इसमें बेसिकली इसको पहचानने से लेके कैसे इसकी डिस्कवरी हुई से लेके इसका नाम लिखना सीखेंगे, नाम लिखने की इसकी बॉन्डिंग देख लेंगे, बना कैसे बना है, उसके बाद इसके आइसोमेरिज्म देख के इसकी कहानी हम लोग यहां पर खत्म कर देते हैं। वही है यहां पर, और कुछ है नहीं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन आपका आ जाता है जहां पर आपका वेटेज सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह होगी कि यहां पर क्लास 11 का रोल सबसे ज्यादा है। आप खुद सोचो, आप अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हो, अल्कोहल को पहचानते नहीं हो, अल्कोहल का नाम लिखना नहीं जानते हो, दिया नाम दे देगा, स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, स्ट्रक्चर दे देगा, नाम नहीं लिख पाते हैं। आपको लगता है कि आप अल्कोहल की रिएक्शंस को समझ पाएंगे? या अगर समझ भी गए, रट्टा मार भी लिए, क्या क्वेश्चंस आपसे होंगे? कभी नहीं होंगे। और ये जो नाम लिखना हुआ, इस नाम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नाम, सब कुछ आप क्लास 11 में पढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर वो कहेगा एसिडिक ऑर्डर अरेंज करो, बेसिक ऑर्डर अरेंज करो, ये सब इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, आपको लगेगा। लेकिन ये एसिडिक बेसिक ऑर्डर आप कहां सीखते हो? जब आप जीओसी में इंडक्टिव मेसोमेरिक रेजोनेंस पढ़ते हो ना, तो वहां पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हीं के एप्लीकेशन से आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्लास 11 का आपका जो बेसिक्स है, जिसमें आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, फिर आपका ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है? बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म आपका कुछ नहीं है, आपका यहां पर बेसिकली कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस होती कैसे हैं, सब कुछ आप वहीं पे पढ़ोगे कि आपके 3 प्रकार की रिएक्शंस चलती हैं। एक आपका सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन और एक एडिशन। अभी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, अब ये रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके अलावा यहां पर आपके कैसे रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। रिएक्शन शुरू होती है रिएक्टेंट के साथ, बीच में आपका एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, वो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? वो कार्ब धनायन है, कार्ब ऋणायन है कि मुक्त मूलक है, कार्बोकटायन है, कार्बन आयन है या फ्री रेडिकल है? जो होगा उसके बेसिस पे फिर बातें बढ़ेंगी, कैसे उसको स्टेबल करना है, स्टेबल वाला चाहिए, मोर स्टेबल चाहिए कि लेस स्टेबल चाहिए, ऐसे कई सारी बातें खुलते चली जाती हैं। और उसी रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सीखोगे। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या है, नाभिक्स नहीं क्या है? अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सीखेंगे तो वहीं से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सारी चीजों की यहां पर शुरुआत होती है। इन सब चीजों को एकदम आसान देसी भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा, आप किसी में भी आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, आप बहुत आसानी से सीखते चले जाओगे। हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कहीं से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस है, कुछ नहीं होता, बेसिकली सबको कैसे बनाना है, जैसे हेलो एल्कीन कैसे बनाना, अल्कोहल कैसे बनाना है, बनाने के बाद उनकी रिएक्शंस, यही होता है और कुछ इसमें बेसिकली आप नहीं देखते हो। लेकिन अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से कवर कर लिए तो इसमें ऑलमोस्ट रिएक्शंस आपकी कवर हो चुकी होती हैं, बस हमको एक बार रिवाइज करना होता है बस, ठीक है। तो वो पढ़ाने का अपना अपना एक तरीका होता है। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पर आपकी रिएक्शंस, और जो मैंने बताया आपको कि ऑर्डर सेट करने वाले एसिडिक, बेसिक, SN1, SN2, ये सब आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आते हैं कि आपको SN1 और SN2 2 टाइप की होती है, तो उसमें ऑर्डर सेट करने के लिए आता है, SN1 का ऑर्डर सेट करो, SN2 का ऑर्डर सेट करो, और वो भी बेसिकली आपके बेसिक्स पे ही डिपेंड करता है। वो बेसिक्स आप अपने क्लास 11th में ही पढ़ रहे होगे। इस बार कई सारे क्वेश्चन जो है वो कायरल कार्बन से रिलेटेड है। अब कायरल कार्बन क्लास 12th में है ही नहीं, वो सब क्लास 11th में है, ठीक है। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ सीखना है, यूज यहां पर करना है, उनके कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। या क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सारे कंपाउंड्स हैं, उनको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। लास्ट में 3 चैप्टर्स आते हैं आपके, जो कि एनसीईआरटी में आपको जितने दिए गए उतने अगर आप पढ़ लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। बायोमोलिक्यूल्स, और अगर आप ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ें तो बायोमोलिक्यूल्स आपके लिए काफी आसान होगा। पॉलीमर बड़ा सिंपल सा एनसीईआरटी में छोटू सा दिया गया है, कुछ पॉलीमर्स दिए गए, उन्हीं को रेक्टिफिकेशन कर लेना है। क्वेश्चंस बिल्कुल भी डेविएट नहीं किए जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बेसिकली मेडिसिन, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ के आप जाएंगे तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। वेटेज देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर। वेटेज अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर ऑलमोस्ट हर चैप्टर का बराबर वेटेज है। चूंकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा चैप्टर है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी आपके लगभग वेटेज आपके
चारों चैप्टर्स के बराबर है। देखो 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, ठीक है। बाकी यहां पर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप देखेंगे तो यहां पर 1-1, 2-2, 3-3 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन आप नोटिस करोगे तो जैसे किसी पेपर में अगर मैं देख लूं 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 प्रश्न, ये 3 चैप्टर्स आपको देखे जाते हैं, एकदम फ्री फंड के होते हैं। और अगर इसमें आप लापरवाही करते हैं तो आपके छूट भी जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल बात करेंगे तो 20 से 21 प्रश्न आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वेटेज आपका इसी का है, ठीक है। इसके बाद ये आपके 2022 के एनालिसिस है, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। और फिर चैप्टर्स में दिए गए हैं, लेकिन सब चीज का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको जो इन जनरल बताया वही है। अब यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, किस तरीके के प्रश्न आते हैं आपके यहां पर। तो देखिए आपके जो अलग अलग टाइप के मैचिंग टाइप में, मैचिंग में क्या होता है, बेसिकली वहां पर आपको 2 कॉलम दिए गए होते हैं और कुछ चीजें दी गई होती हैं, इनको मैच करना होता है। अब मैं आपको बताऊं सबसे आसान क्वेश्चंस मैचिंग के होते हैं, क्योंकि आपको उसमें चारों नहीं आना चाहिए, कोई 1-2 भी आ रहा हो तो आपका काम बन जाता है। मैं दिखा देता हूं आपको मैचिंग के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। कुछ इस तरीके के आपको मैचिंग के प्रश्न दिखेंगे, 2 लिस्ट दी गई होगी, मैच करना होगा, 1-2 मैच कर ले जाओगे तब भी आपका काम बन जाएगा। और इनकी संख्याएं ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहां पर मैचिंग देखूं तो 7, 4, 2, 6, 3, 11 प्रश्न आ गया था। तो मैचिंग जितने ज्यादा है मतलब पेपर आपका आसान हो जाता है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपके लिए सबसे क्रिटिकल प्रश्न होते हैं। यहां पर क्या होता है, किसी एक चीज से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा बताओ कौन कौन सी चीजें यहां पर सही है। जैसे मैं दिखा दूं आपको, यहां पर देखिए बोला कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दी जा रही, बताओ कौन कौन से सही है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप गलती कर जाओगे। इसी तरीके से 5 भी आ सकता है कि यहां पर कह देगा 5 स्टेटमेंट दे दिया, बताओ कौन कौन से यहां पर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 स्टेटमेंट और 5 स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं। असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, लेकिन असर्शन रीजन के प्रश्न अभी तक देखे नहीं गए हैं। पैराग्राफ, 2 क्वेश्चन आपको, 2 पैराग्राफ आपको मिलेंगे, मतलब टोटल 10 प्रश्न। एक पैराग्राफ से 5 प्रश्न होते हैं। बेसिकली पैराग्राफ कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, पैराग्राफ प्रश्नों का सॉल्व करने का सबसे पहला बेस्ट तरीका होता है, पैराग्राफ कभी नहीं पढ़ना है। आप सीधे क्वेश्चन पढ़ो, आप कर ले जाओगे, और बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो पैराग्राफ और मैचिंग ये बेसिकली आपके पेपर को आसान करने के लिए दिए जाते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न और असर्शन रीजन, यही हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है, और इन्हीं की प्रैक्टिस हम लोग डे 1 से करेंगे। हमारा विशेष फोकस होगा हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में, टॉपिक वाइज जब हम लोग बातचीत कर रहे होंगे तो इन सभी टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और हमारा पहला जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो इन्हीं टाइप के प्रश्नों का होगा। उसके बाद हम लोग अपने नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, और बाकी न्यूमेरिकल्स तो हमको करने ही होंगे, ठीक है। अब यहां पर 2022 से 2023 में कितना बदलाव हुआ, देखिए 2022 में क्या क्या था, क्वेश्चंस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ऑप्शंस बड़े दूर दूर थे, तो कोई भी बहुत आसानी से अगर उसको क्वेश्चंस थोड़े बहुत भी आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन कर ले जाएगा। इस तरीके से पेपर को आसान बनाया गया था, पहली बार था इसलिए शायद पेपर को आसान रखा था। 2023 में पेपर कोई टफ नहीं हुआ, पेपर इजी टू मॉडरेट के लेवल में गया। पेपर टफ नहीं हुआ, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस पूछने का तरीके में बदलाव कर दिया, क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाया, ऑप्शंस क्लोज रखा, और क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं थे। ऐसा नहीं देखा जा रहा था कि क्वेश्चंस लगातार वही क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चंस को पूछने के पैटर्न में उन्होंने बदलाव किया, और ये बहुत अच्छी चीज थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए 2024 में आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं कुछ बताने वाला हूं, मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या है आपके, कि जो आपके जेईई मेंस और नीट, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी प्रैक्टिस आपको कर ही लेनी है। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो सीयूईटी आपके लिए एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चंस आपको लगेंगे, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में हम आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, हर एक टॉपिक के, तो वहां पर आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर देखिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका यहां पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या, एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर की बुक आती है जिससे क्वेश्चंस एज इट इज छापे जाते हैं, एज इट इज, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट ये चलता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हर एक क्वेश्चन, इवन यूट्यूब पे आपको मेरी सीरीज भी मिल जाएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराए हैं। ये सीरीज आपको फिर से मिलेगी, तो उसमें आपको सारे एनसीईआरटी
एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो बेसिकली यहां से कॉपी पेस्ट आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करके जानी है। सारे वैरायटी, जितने वैरायटी की मैंने चर्चा किया ना, उन सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बस अपने मन में ये मत पाल लीजिएगा पेपर आसान या पेपर टफ है। पेपर अच्छा बनेगा, हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करेंगे, कैसा भी पेपर बने हमको कोई पर यहां पर दिक्कत ना आने पाए। और मैंने यहां पर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिखा दिए। यही है ओवरऑल डोमेन केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा, जिसमें मैंने आपके 50 क्वेश्चंस की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कर दी। क्लास 11 के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, तो यही है पूरी ओवरऑल यहां पर चर्चा आपके लिए। और बाकी हम लोग अभी एक वीडियो ये भी लेके आएंगे कि केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप पूरी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, आपके मन में केमिस्ट्री को लेके क्या क्या प्रश्न है वो भी आप बताएंगे। तो उन सब चीजों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और बाकी हम लोग अलग अलग वीडियोज में और भी चीजों पर यहां पर डिटेलिंग करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके मन में जो भी चीजें हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।